नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आज पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के 25 दिन पूरे हो गए। इन 25 दिनों में भीषण बारूदी विनाश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन आज ईरान और इजरायल के शहरों से और भी विस्फोटक तस्वीरें आई हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे अमेरिका और ईरान में धमकियों वाली नई स्ट्राइक शुरू हो गई, और इस सब के बीच ईरान से ट्रंप की बारूदी फिल्म का ट्रेलर भी ट्रेंड कर रहा है। आखिर ईरान ने क्यों कहा कि ट्रंप के लिए यह युद्ध किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह है, और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि ट्रंप के कहने के बाद भी नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि युद्ध भले ही अमेरिका ने शुरू किया हो, खत्म हम करेंगे। इस बयान को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रंप के बारूदी विचारों वाली फाइल खोलते हैं। पश्चिम एशिया में महाविनाश की हलचल है, तो वही अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट धमकियों वाली स्ट्राइक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से ऐसी हलचल मचा दी है जिससे हर कोई हैरान है। ट्रंप ने पिछले 3 दिनों में अपने बयानों से इतनी बार यू टर्न लिया है, जिससे लग रहा है कि ट्रंप एक युद्ध को भी मजाक में ले रहे हैं। कभी युद्ध का ऐलान, कभी शांति का पैगाम, कभी महाविनाश की धमकी, तो कभी सहयोग के साथ आगे बढ़ने की राजनीति। डोनाल्ड ट्रंप की यह कंफ्यूजन पॉलिटिक्स किसी को समझ नहीं आ रही है। यह कूटनीति है या ट्रंप की कुटिल नीति, कोई भी समझ नहीं पा रहा है। ट्रंप ने अपने बयानों से बारूदी हलचल मचा दी है। कभी वो रेड सिग्नल देते हैं तो कभी ग्रीन सिग्नल देते हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी पर बारीक नजर रखने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ट्रंप की इस डिप्लोमेसी को समझ नहीं पा रहे। देखिए, बार बार ट्रंप का मूड कैसे स्विंग होता है, और उनके मूड स्विंग के साथ ही रेड लाइट और ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने बड़ी धमकी दी, ईरान के पावर प्लांट को उड़ा देंगे, यानी रेड लाइट जल गई। इसकी तपिश ईरानी नेताओं को भी महसूस हुई, और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान का विनाश कर देंगे, यानी एक बार फिर रेड सिग्नल। फिर ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। उसके पास सिर्फ 48 घंटे। लगातार 3 बार ट्रंप ने ईरान को रेड सिग्नल दिखाया, लेकिन इसके बाद अचानक ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के एनर्जी ठिकानों पर अटैक नहीं करेंगे। मतलब ट्रंप ने संदेश दिया कि वो ईरान से संबंध सुधारना चाहते हैं, और इसके बाद फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी बात हो रही है। यह बात किसके बीच हुई, कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं, लेकिन ट्रंप ने अपने मन से यह बयान दिया, ग्रीन सिग्नल। इसके बाद ट्रंप ने फिर कहा कि हम ईरान से डील के करीब हैं, यानी ईरान से शांति वार्ता के फाइनल होने का फिर से ग्रीन सिग्नल दिया। फिर ट्रंप ने कहा ईरान मान गया तो हमला नहीं करेंगे। यहां भी ऐसा लगा कि ट्रंप युद्ध से बोर हो रहे हैं और वो जंग खत्म करना चाहते हैं। एक और ग्रीन सिग्नल। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने कहा कि ईरान नहीं माना तो बम बरसाते रहेंगे, यानी एक बार फिर ट्रंप का मन बदल गया और तेहरान तक एक रेड सिग्नल गया। और इसके बाद ट्रंप ने फिर कहा कि जरूरत ना पड़े तो मैं हमला नहीं करना चाहता, यानी फिर ग्रीन सिग्नल। आप भी चकरा गए होंगे, सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं। ट्रंप की शैली हमेशा से अलग रही है। वो पहले दबाव बनाते हैं, डर पैदा करते हैं, और फिर खुद ही समाधान लेकर आते हैं, यानी पहले आग लगाओ और फिर खुद ही फायर ब्रिगेड बन जाओ। ईरान के मामले में भी यही पैटर्न दिख रहा है। पहले युद्ध की धमकी, फिर बातचीत का इशारा। कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि यह मैडमैन थ्योरी का आधुनिक रूप है, यानी खुद को इतना अनप्रेडिक्टेबल बना दो कि दुश्मन डर जाए और झुक जाए। लेकिन ईरान के मामले में ट्रंप की हर बाजी उल्टी पड़ती दिख रही है। ट्रंप डील वाले दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ना तो बमबारी रुक रही है, ना मिसाइल हमले कम हो रहे हैं, और ना ही अमेरिका, इजरायल और ईरान की युद्ध वाली तैयारियां कम हुई हैं। ईरान भी अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। ऐसे कई स्पष्ट संदेश ईरान के अधिकारियों की ओर से दिए गए। ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की मोहलत दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले नहीं होंगे। इस घोषणा के बावजूद हमले हो रहे हैं, तो ईरान भी उसी अंदाज में जवाब भी दे रहा है। ईरान के जनरल हसन रजाई ने धमकी दी है कि यह जंग अभी रुकने वाली नहीं है। संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की मांगें पूरी नहीं हो जाती। और अब युद्ध विराम के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने शर्तें भी रख दी। तो भी इस शांति और बारूदी क्रांति के बीच धमकियों वाली ये रील जरूर देखनी चाहिए आपको। तो एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है। हमले होंगे तो जवाब भी दिया जाएगा, पूरी मजबूती से दिया जाएगा। ईरान अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा है, जमीन के नीचे, पर्दे के पीछे एक बड़ी तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि IRGC चुपचाप लेकिन तेजी से अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रही है।
नई मिसाइलें, एडवांस ड्रोन और सरप्राइज अटैक की पूरी प्लानिंग है। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने यह वीडियो जारी किया है। ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को वो ताकत दिखा दी है जिसके दम पर उसने अमेरिका के F-35 पर हिट करने का दावा किया था। ईरान की IRGC ने अपना अंडरग्राउंड मिसाइल शहर खोल दिया है। पहाड़ों के अंदर बनी टनल्स जहां रोशनी भी हरी पीली नाइट विजन वाली है। यह कोई छोटा बंकर नहीं है, यह पूरी मिसाइल सिटी है, इतनी बड़ी कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्चर, कमांड सेंटर सब अंदर छिपा सकते हैं। नाइट विजन कैमरे से टनल्स, विशाल रैक्स पर ढेर सारी बैलिस्टिक मिसाइलें, सुरक्षित रीलोडिंग स्टेशन, छिपे हुए लॉन्चर और पूरा बेस दिख रहा है। इसे ईरान का प्रोपेगेंडा वीडियो कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान कुछ इसी तरह जवाब दे रहा है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू चाहे जो भी रणनीति बनाए, ईरान का मकसद क्लियर है, एजेंडा क्लियर है। हमले जब तक होते रहेंगे, ईरान जवाब देता रहेगा। इसके लिए IRGC अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर रही है, नए हथियार जुटा रही है, अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों पर सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रही है। फिक्र की यह रिपोर्ट देखिए। और ईरान इजरायल के साथ साथ पश्चिम एशिया के कई देशों को एक साथ हिट कर रहा है। दावा है ईरान ने इजरायल की तुलना में खाड़ी देशों पर ज्यादा हमले किए। ईरान ने खाड़ी देशों पर 4900 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि इजरायल पर अब तक 850 मिसाइल ड्रोन अटैक किए गए। पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के बीच TV9 के सत्ता सम्मेलन में भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि आयतुल्लाह अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने शिरकत की। उन्होंने ट्रंप के लिए संदेश दिया और साथ ही अपने देश का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी जंग की शुरुआत नहीं की, ईरान पर यह जंग थोपी गई है। ईरान अपने लिए लड़ रहा है और उसे न्याय चाहिए। They initiated this war against us. This is the second time they started. The first time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 Days War. After that, we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again, we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. How we can trust on them and they will not repeat it? Because they used to attack other country. They used to initiate war against other countries. And the history shows us how they were dealing with other countries. और अब आपको इजरायल का पक्ष भी सुनना चाहिए। इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने TV9 पर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ईरान में 2 लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। एक टारगेट है ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन, और दूसरा है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को खत्म करना। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई मतभेद नहीं। We heard something very positive from President Trump yesterday. And then there was a change of stance, or then there's a different statement from Prime Minister Netanyahu today. So we are in a dilemma. What exactly is happening? Well, first of all, people will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that. Time and again, we've seen that there is nearly no gap between the two because we agree on the aims of this operation, and that is to remove 2 existential threats. For us, are existential, but I think for the United States and the rest of the world, they are strategic threats, and we are concentrated in removing these 2 threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now this can end with an agreement or without an agreement. Okay, I think it's fair that the President of the United States is trying to get an agreement. We support that. But it doesn't mean that we're going to get into a ceasefire immediately before an agreement is reached. और इस जंग के मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया का सरपंच बनने का ठेका जिस अमेरिका ने ले रखा है, उसे भरी पंचायत में जलील होना पड़ रहा है। ईरान तो शुरुआत से ही उसे भाव नहीं दे रहा था, अब इजरायल ने भी उसे अनसुना कर दिया। ट्रंप जो बात कह रहे हैं, नेतन्याहू ठीक उससे उलट बोल रहे हैं। या तो दोनों नेताओं की रणनीति अलग है,
या फिर ये एक बड़ी सोची समझी चाल है जिसमें ऊपर से मतभेद दिखाकर जमीन पर कुछ और खेल खेला जा रहा है? खैर, वजह जो भी हो, सच तो यही है कि इस वक्त नेतन्याहू ट्रंप की बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ट्रंप ने अगले 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर हमले रोकने का जो ऐलान किया था, उसके ठीक बाद इजराइल की सेना ने ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर सबसे बड़ा हमला किया। एक साथ ईरान में 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें IRGC की ग्राउंड फोर्स का हेडक्वार्टर और कई एनर्जी इंफ्रा हैं। खबर है कि ईरान के ऊर्जा सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल ने बंकर बस्टर बॉम्ब भी गिराए। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि अगले 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन इजराइल ने न सिर्फ इस बात को नजरअंदाज किया, बल्कि उसी सेक्टर को सबसे पहले निशाना बनाया। और ऐसा करके नेतन्याहू ने साफ संदेश दे दिया कि इजराइल अपने सैन्य फैसलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। पहले ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक। ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल इस जंग को सीमित रखने के मूड में नहीं है, वो इस युद्ध को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलना चाहता है। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगले 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं होगा। उसके कुछ देर बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कह दिया कि इजराइल के हितों के लिए हम ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को खत्म करने पर गंभीर चर्चा चल रही है, और उधर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम वही समझौता मानेंगे जो इजराइल के हित में होगा। ट्रंप ने कहा कि मेरा यह फैसला काफी हद तक शांति वार्ता के नतीजों पर निर्भर करता है, जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमने ईरान के 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है और हमारा अभियान अभी जारी है। असल में इजराइल नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध इस वक्त रुक जाए, क्योंकि उसका मानना है कि अभी तक उसके रणनीतिक लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हुए। इनमें IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की ताकत को कमजोर करना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह ठप करना और ईरान की जनता को इस्लामिक शासन से मुक्ति दिलवाना शामिल था। लेकिन इनमें से अभी तक इजराइल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसीलिए ट्रंप की बातों को अनसुना कर वो ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं। बीती रात इजराइल ने ट्रंप के ऐलान के बाद दक्षिणी ईरान में बड़ा हमला किया। वहां IRGC के हथियार डिपो पर मिसाइल अटैक किया गया। इस हमले के बाद हथियार डिपो में भयंकर धमाका हुआ और कई फीट ऊंची आग की लपटें उठती नजर आई। इजराइल ने दावा किया कि उसके इस मिसाइल अटैक में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इजराइल ने बीती रात ईरान के एनर्जी इंफ्रा को भी टारगेट किया, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि हम 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। इजराइल की मिसाइलों ने इस्फहान में गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर हमला किया। इस हमले के बाद कई धमाके सुनाई दिए। इस्फहान के अलावा इजराइल ने ईरान के एक और पावर प्लांट पर विध्वंसक हमला किया। यह हमला खुर्रम शहर की एनर्जी फैसिलिटी पर किया गया। वहां पर हुए हमले के बाद गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ। फार्स न्यूज के हवाले से खबर है कि इजराइल के इस अटैक में ईरान के पावर प्लांट को खासा नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, या फिर से एक सोची समझी रणनीति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा हो और अंदर ही अंदर कुछ और खेल चल रहा हो भाई साहब। खैर, नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है और ईरान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका के एक और पार्टनर ने खाड़ी देशों में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन खाड़ी क्षेत्र में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में तैनाती की पुष्टि की है। ब्रिटेन ने यह फैसला ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए लिया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने कुवैत में रैपिड सेंट्री एंटी ड्रोन सिस्टम भेजने का ऐलान किया है और वॉरशिप HMS ड्रैगन पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। साइप्रस की सुरक्षा के लिए तो अतिरिक्त 500 एयर डिफेंस कर्मी भेजे गए। जानकारी यह मिल रही है कि ब्रिटेन ने इस क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। ब्रिटेन के पायलट्स करीब 900 घंटे उड़ान भरकर क्षेत्रीय सुरक्षा मिशन में जुटे। यानी समझौते की बात हवा में, जबकि युद्ध की तैयारियां जमीन पर दिख रही हैं। इस बीच इजराइल पर ईरान का हमला जारी है। पिछले 24 घंटे में युद्ध ने कितना नुकसान पहुंचाया है और किन किन जगहों को मिसाइलें नष्ट कर रही हैं, इस पर TV9 संवाददाता मनीष झा की यह रिपोर्ट देखिए आप। ये देखिए एक साथ रोहित थोड़ा अंदर के एक साथ पहली बार देखिए इस तरह से लगातार धमाके का एक के बाद एक सिलसिला जारी रहता है। और यहाँ फाइटर जेट से भी इस वक्त हमले हो रहे हैं। एक साथ आधे दर्जन से अधिक एयर डिफेंस को हमने इंगेज होते हुए यहाँ पर देखा है, जो कि अगर आप देखें तो पिछले दिनों शायद ही कहीं दिखाई दे रहा होगा।
और इस वक्त जिस तरह से ईरान ने अपने कई सारे मिसाइल छोड़े हैं और यह हालत थी कि हमें भी वहाँ से निकलकर बंकर में आना पड़ रहा था। इस वक्त हम तेल अवीव में एक ऊंची इमारत के छत पर हैं और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अभी जो ईरान के मिसाइल आए और उसको जब इंटरसेप्ट किया गया तो वो यहीं से कुछ दूर पर स्थित एक इलाके में जाकर गिरी है और उसकी वजह से काफ़ी धुआं निकलता हुआ हम देख पा रहे हैं। लगातार धुआं आसमान की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक बार फिर ईरान की तरफ से तेल अवीव को टारगेट कर मिसाइल दागे गए हैं और हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मिसाइल किस तरफ से आ रहे हैं। ये देखो रोहित, वो देखो रोहित, ये देखिए एक साथ कई सारे एयर डिफेंस को इस वक्त आप जाते हुए देख रहे हैं। आसमान में जो बहुत धुएं की लकीर से देख रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी उसका था और फिर उसने इंटरसेप्ट किया और ईरान के मिसाइल के इंटरसेप्ट होने की वजह से बहुत ही जोरदार धमाका हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले वो सामने की जो घर देखते हैं, वो बिल्डिंग देखते हैं, वो बिल्डिंग है जहाँ पर की मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे थे और उसके बाद न केवल इस घर को नुकसान पहुँचा बल्कि आसपास के बहुत सारे घरों को नुकसान पहुँचा। शीशे टूटे और तमाम अलग अलग तरह से क्षति पहुंची है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसको अब काबू कर लिया गया, वरना आग लगी थी और आसमान में बहुत ऊंचाई तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे शीशे के टुकड़े हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, शीशे के टुकड़े के बीच में से। और इस बिल्डिंग की छत पर यहाँ पर देख लीजिए कि इस बिल्डिंग को यहाँ पर जो नुकसान पहुँचा, क्योंकि ये ठीक उसके सामने वाली बिल्डिंग है जहाँ पर मिसाइल के टुकड़े गिरे थे और उसके बाद आग लगी थी, धुआं निकला था। और यहाँ पर जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इस बिल्डिंग के गेट के साथ, इस बिल्डिंग के साथ में न केवल यहाँ क्षति पहुँची है बल्कि इसका जो अलार्म है वो लगातार बजे जा रहा है और जिसकी आवाज़ साफ तौर पर आ रही है। और ये ठीक सामने वाली बिल्डिंग का वो नज़ारा है जहाँ पर कि आप देख सकते हो। और ये देखिए कि यहाँ पर उस बिल्डिंग के ठीक सामने के हिस्से में जहाँ पर कि पूरी तरह से ये न केवल टूटा है बल्कि यहाँ पर कितना नुकसान पहुँचा है। और इसकी छत और अलग अलग हिस्से से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये तो वो वाली बिल्डिंग है, अभी जो आप लगातार आवाज़ सुन रहे हैं ये इस बिल्डिंग के अलार्म की आवाज़ है। और इसके अंदर एक बिल्डिंग के भीतर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या क्षति हुई है, क्या तबाही हुई है। और पश्चिम एशिया में चल रही जंग में रक्षा विशेषज्ञों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अमेरिका ने अपने 2 सबसे घातक विमान वाहक पोत इस जंग में उतारे, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को ओमान की खाड़ी में तैनात किया है। ये मामूली विमान वाहक पोत नहीं है बल्कि चलते फिरते एयरबेस है। लेकिन इस वक्त यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड युद्ध के मैदान से भाग गया है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर भी कई तरह की अटकलें। खबर है कि यूएसएस जेराल्ड को मरम्मत के लिए ग्रीस में डॉक किया गया है, जबकि यूएसएस लिंकन ओमान की खाड़ी से बाहर जाकर काफी दूर से ऑपरेशन में भागीदारी निभा रहा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के 2 सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने ऐसी क्या चुनौती आई है कि उन्हें जंग के मैदान से पीछे हटना पड़ा। इसे लेकर दोनों ही पक्षों के कई तरह के दावे। पहले बात करते हैं यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की। अमेरिका का कहना है कि 12 मार्च को इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्ड्री रूम में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में करीब 30 घंटे लगे। इस आग के कारण वहां चालक दल के रहने वाली जगह को नुकसान पहुंचा, इसलिए मरम्मत के लिए इसे ग्रीस में डॉक किया गया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले को लेकर ईरान की तरफ से दावा नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की अटकलें लगाई गई कि शायद क्रू मेंबर्स ने खुद ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगा दी, क्योंकि आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर 6 महीने के लिए समंदर में तैनात रहते हैं, लेकिन यह युद्धपोत करीब 10 महीने से समंदर में था। और इतनी लंबी तैनाती से सैनिकों में थकान बढ़ती है, जिससे इमरजेंसी में उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिफ्लेक्शन धीमा पड़ सकता है। इससे पहले फरवरी में इसी जहाज पर 650 टॉयलेट बंद होने की जैसी तकनीकी गड़बड़ी भी सामने आ चुकी है। इस वक्त जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अमेरिकी नौसैनिकों की मुसीबत शुरू हो चुकी थी। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के घमंड यूएसएस अब्राहम लिंकन की। इसकी तैनाती के वक्त अमेरिका ने खूब ढोल पीटा था। इस तरह के बयान भी आए थे कि लिंकन एक चलता फिरता एयरबेस है जिसके आगे ईरान टिक नहीं पाएगा। लेकिन ताजा हालात ऐसे हैं कि यूएसएस लिंकन का ही पता नहीं चल रहा कि वो है कहां।
2 हफ्ते पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने यूएसएस लिंकन पर उसने मिसाइल और ड्रोन से सटीक हमला कर उसे तगड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण यह युद्धपोत अब ऑपरेशनल नहीं रहा। इसके जवाब में अमेरिका ने दावा किया था कि यूएसएस लिंकन पर ईरान के हमले नाकाम रहे और युद्धपोत पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्ध क्षेत्र में तैनात है और बखूबी अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। लेकिन सवाल वहीं पर अटक जाता है कि अगर वाकई ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे रहा है तो फिर अमेरिका इस जंग में बैकफुट पर क्यों नजर आ रहा है, खासतौर पर समुद्री युद्ध में। पश्चिम एशिया में युद्ध का असर अमेरिका और इजरायल पर तो पड़ ही रहा है, भारत को भी काफी नुकसान हो रहा है, हमारे देश को। जी हां, कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट पर बयान दिया। अपने 21 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है और टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं, यह चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश की विदेश नीति को पीएम मोदी ने निजी विदेश नीति बना दी है। देश के हालात बिगड़ने वाले हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस, इट्स अ यूनिवर्सल जोक। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं है। एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। और पश्चिम एशिया में युद्ध संकट में कल शाम 5 बजे सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई। हालांकि चुनावी कार्यक्रम के चलते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं होंगे। 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग, आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, बुलाई गई है, लोग जाएंगे मीटिंग के पर प्रधानमंत्री ऐसे में भी अगर राजनीति करेंगे और नेता प्रतिपक्ष को अगर हर चीज में शिकायत ही करनी है, आरोप ही लगाना है, तो मुझे लगता है कि ये गलत लोकतंत्र की सोच है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और खास तौर पे ऐसे संकट के समय में जहाँ पे सेंसिटिविटी
विषय की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिक्र में अब बात TV9 के सत्ता सम्मेलन की। हमारे इस मंच पर आज कई दिग्गज नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, अपना विजन पेश किया। ग्लोबल से लेकर लोकल और राजनीतिक मुद्दों पर हमने उनसे सवाल किए। शुरुआत करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से। राज्य की जनता से इमोशनल कनेक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। सीएम रेवंत ने बीजेपी पर दक्षिण भारत से भेदभाव का इल्जाम लगाया और यह भी कहा कि केंद्र में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको बता दें, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां इस बार बीजेपी भी पूरा दमखम दिखा रही है। ऐसे चुनावी माहौल में सीएम रेवंत ने बीजेपी को लेकर और क्या-क्या कहा, सुनिए। आपने जब इमोशन की बात की तो मुझे उस इमोशन से कनेक्टेड एक अफेक्शन आपके लिए, वो जो इलेक्शन में सॉन्ग्स होते हैं उनमें दिखा। शेर का बच्चा आ रहा है, बहादुर योद्धा लड़ रहा है, कांग्रेस का झंडा उठाकर चलने वाला योद्धा। रामायण देखो, रावण है इसीलिए राम का नाम रोशन हो गए। महाभारत देखो, दुर्योधन है इसीलिए भीम का नाम आगे। तो हर इतिहास में जब जब ताकत वाले विलन रहेंगे तब आम आदमी भी हीरो बन सकता है। तो तेलंगाना में भी हमारे विरोध पक्ष के जो नेता थे वो एक बड़ा विलन होकर तेलंगाना 4 करोड़ जनता को जब तकलीफ दे रहे थे, तब आम जनता से एक नौजवान लड़का उबल के आगे, जनता ने तैयार किया, मैं खुद से मैं नहीं बना, जनता ने मुझे हीरो बनाए। सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा है, और मैं रजनी जी को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगा, वो है डीलिमिटेशन, परिसीमन। और इसको लेकर सरकार बिल लाने पर भी विचार कर रही है। आपका टेक इस पर? मोदी जी का जो 3D पॉलिसी है, ये 3D पॉलिसी के खिलाफ दक्षिण भारत को इकट्ठा करने का जरूरत है। डिलिमिटेशन, डिवोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, मोदी 3D के हिसाब से सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मोदी जी के खिलाफ हम, ये 3D के खिलाफ हम लड़ना चाह रहा है। हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। जो हाथी का दांत दिखता है वो खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे ही बीजेपी और गृह मंत्री जी जो कह रहा है, कहने के लिए अच्छा है, मीठे मीठे बात बोलने में, सुनने में भी ठीक लगता है, मगर वो गृह मंत्री क्यों साउथ को नहीं दिए? क्यों कर्नाटक से उन्हीं का पार्टी का है? तेलंगाना से 8 लोग MP को दिए हम लोग, केरला से भी एक MP जीत गए उन लोगों का, पुदुचेरी में उनका ही सरकार है, आंध्र प्रदेश में NDA सरकार है, वहाँ से भी MP जीत के आ गए। तो इसका मतलब क्या है? हम नहीं चला सकते क्या ये सरकार को? हम नहीं बैठ सकते क्या वो कुर्सी में? तो इसका मतलब डेलिबरेटली दे आर डूइंग दिस मिसचिफ। चलो ये छोड़ो, वेंकैया नायडू जी को क्यों राष्ट्रपति नहीं बनाए? मोदी जी गुजरात से जाकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मगर वेंकैया नायडू जी को राष्ट्रपति बनाने में क्या दिक्कत है? आपका ही पार्टी का है, वो कांग्रेस से आया हुआ नहीं है। और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। TV9 के सत्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए। कई मुद्दों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा और सरकार पर गैस सिलेंडर के बहाने कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई बदसलूकी का जिक्र भी किया। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं खुद सोच रहा था कि इंडिया का हाल क्या मानूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाल टोपी से घबराते हैं और दूसरा लाल सिलेंडर से। अखिलेश जी, अब एक और विवाद की जड़, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, आपका उस पर स्टेटमेंट भी आया। आपको नहीं लगता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार दोनों तरफ से इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है, बेवजह बढ़ाया जा रहा है? ये अच्छा हम लोगों को भी नहीं लगा। और तब जब उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री योगी हैं, उन्होंने पूज्य शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पूज्य शंकराचार्य को अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, इसलिए हम सब सनातनी लोग उनके साथ खड़े थे।
और इस वक्त ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के चलते ग्लोबल संकट है। भारत भी इसे लेकर चिंतित है और व्यापक प्लानिंग में जुटा है। TV9 के सत्ता सम्मेलन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने मौजूदा विदेश नीति को देश हित में नहीं बताते हुए फरवरी में पीएम के इजरायल दौरे पर सवाल उठाए। साथ ही तेल खरीद पर ट्रंप की मनमानी का भी विरोध जताया। सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजरायल गए। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। अब हो क्या रहा है? हमला तो हो गया, 5 दिन लगे हमको कंडोलेंस देने के लिए। 7 दिन के बाद हमने वो 160 स्कूल के बच्चों के मरने पर बात की। हाँ, ट्रंप हमको बोल दिया 2018 में ईरान से ऑयल मत लो। आपको मालूम यूको बैंक में 60,000 करोड़ हमने जमा करवाए थे। ईरान से हम ऑयल ले रहे थे और ईरान यहां से पैसों को लेकर नहीं जा रहा था, यहां से सामान खरीदकर भारत से लेकर जा रहा था। आज हम वो भी नहीं, हमने ट्रंप बोला गोरी चमड़ी वाला कि हम, ट्रंप ने कह दिया कि आप मत खरीदो रशिया से, हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया खरीद लो, हम खरीद लेंगे। नुकसान किसको हो रहा है? और TV9 के सत्ता सम्मेलन में हमारी एक मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रही। उनसे राहुल गांधी की छवि को लेकर सवाल हुए। राहुल अक्सर लोकसभा में माइक बंद करने का इल्जाम भी लगाते रहे। इन दोनों आरोपों पर स्मृति ईरानी ने क्या जवाब दिया, अब ये सुनिए। राहुल गांधी पिछले कुछ समय के दौरान काफ़ी अग्रेसिवली अपनी बात को रखते हुए दिखाई दिए हैं और उनका ये कहना है और उनकी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है, बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए। देखिए, किसी की छवि पैसे पर निर्भर नहीं करती। इस देश की जनता को इतना कम मत आंकिए कि आप देश की जनता की आंखों में धूल ढोक देंगे, कोई रील बना देंगे और जनता उस रील को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगी कि जनता सब्सटेंस और फैक्ट को देख नहीं पाएगी। आज अगर विपक्ष के किसी नेता के बारे में जनता के मन में कोई छवि है, आप उसका जिम्मा पूरा बीजेपी पे थोपे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ बीजेपी के मंचों से कोई कटाक्ष किया गया या प्रस्तुत किया गया। सार्वजनिक जीवन में वो वर्षों से हैं और जनता ने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने आप को जैसे प्रस्तुत किया उसके आधार पर आंका है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। आपका माइक चल रहा है, इनका माइक सबको सुनाई दे रहा है। हेमंत जी कहाँ हैं? बुला लीजिए उनको, ये माइक चल रहा है, चलिए। हाँ, बुलाइए और कहिए जनता सामने बैठी, तुम बैठे, माइक ये रहा, चल रहा है, अब बोलो। नहीं, वो संसद में कह रहे हैं ना मेरा माइक बंद कर दिया। कि आप देखिए, आपको नियम के अनुसार बोलना है और आप नियम की परिधि को तोड़ना चाहते हैं और आप कहते हैं आप मुझे नियम तोड़ने क्यों नहीं दे रहे। संसद में स्पीकर को एक व्यवस्था के अनुरूप संसद चलानी है, लोकसभा चलाना है। और हमारे सत्ता सम्मेलन में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी शिरकत की। हमारे प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाए। कहा कि बीजेपी देश की दूसरी पार्टियों को खत्म कर रही है। बीजेपी की तुलना उन्होंने ऐसी वॉशिंग मशीन से की जिसमें जाकर हर भ्रष्ट नेता बेदाग हो जाता है। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें ये पता था कि ये बिल्कुल झूठा केस है। ठीक है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास जो जांच एजेंसियां उनके तोते की तरह काम करती हैं। तोते को जो चूरी डालेगा उसके लिए मिठू मिठू बोलता है वो। तो हमें पता था कि ये गलत है, क्योंकि नई पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी द्वारा। पहले इन्होंने बाल ठाकरे की पार्टी ख़त्म की, नामों और निशान। हम कहते नहीं कि फलां फलां का तो नामो निशान मिटा दिया। ये नाम भी मिटाते हैं, उनका निशान भी मिटाते हैं, उनका तीर कमान भी ले गए छीन के। और ऐसे ही उनका शरद पवार की पार्टी का किया, ऐसी चौटाला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का किया, ऐसी नवीन पटनायक के साथ क्या। ठीक है ना, ये वो है, वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद की अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो ख़त्म कर दिया बस। हो
तो ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया और अभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी। ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी जो छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। और हमारे मंच पर राहुल गांधी के करीबी दोस्त रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। हमने उनसे नेता प्रतिपक्ष के संसद में नहीं बोलने पर के दावे पर सवाल किया। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह जवाब सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। आप ही तय करते हो कि मैं नहीं बोलना चाहता, मैं दूसरों से बुलवाना चाहता हूं, तो आपको बोलने किसने रोका है? पूरा समय आपका है और स्पीकर की इंपीचमेंट का विषय उनके द्वारा उठाया गया। और स्पीकर की इंपीचमेंट आप समझो आप प्रजातंत्र के मंदिर के एलओपी हो और उस विषय पर आपने एक शब्द नहीं बोला और फिर आप कहते हो कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और जैसे गृह मंत्री जी ने पूरा ब्यौरा दिया, उन्होंने आधा से ज्यादा समय तो आप विदेश में हो, तो जैसे उन्होंने बोला अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप वर्चुअली जुड़ जाओगे विदेश से संसद में बोलने के लिए। अगर आप अपने आप को मदद नहीं करना चाहते हो, आप बोलना नहीं चाहते हो और आप बोलते हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो कौन आपको मदद करे? और टीवी 9 के मंच पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राज्य में नक्सलवाद जड़ से खत्म होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि एमपी में लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया गया है। आपका एक डायलॉग बड़ा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, लाल सलाम को आखिरी सलाम। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश से पूरी तरह से नक्सल समस्या को आपने टाटा बाय बाय कर दिया है? ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में हमने अपने राज्य से बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये 3 हमारे प्रभावित जिले थे, लेकिन आज की स्थिति में हमने लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। ना एक कोई बचा है, ना कोई एक कहीं एक तरह से जो सरेंडर कर सकते वो जेल में है, जिन्होंने नहीं माना वो भगवान के यहाँ है, बीच में कोई नहीं है।